गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम की। इससे पहले हमने वायरस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि हमको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे कोशिकांग जिनके अंदर खुद का कोशिका तो कोशिका में होता ही है, लेकिन कोशिका के अलावा इनके खुद के अंदर इनके खुद का डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होता है। यहाँ पर कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है और वृत्ताकार यहाँ पर ये होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इसका खुद का सेल्फ रेप्लिकेशन होता है तो जो वृत्ताकार रूप में उपस्थित था ये कई बार क्या हो जाता है, इसमें इंटरलॉक्ड हो जाता है। इंटरलॉक्ड का मतलब इस प्रकार से एक के ऊपर एक जोड़ करके ये लंबी संरचना ऐसे ना होकर के छोटे छोटे उनमें जुड़ती हुई चली जाती है, ऐसे एक दूसरे के साथ में, तो इंटरलॉक्ड हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस प्रकार से होती है। तो यहां ये इस प्रकार से जुड़ी हुई संरचनाओं में उपस्थित होते हैं। तो ये इंटरलॉक्ड कंडीशन में पाया जाता है। खुद का रेप्लिकेशन खुद ही कर लेता है, क्योंकि ये तो पता है अर्ध स्वायत्तशासी है, इनको किसी अदर की आवश्यकता नहीं होती, खुद के रेप्लिकेशन खुद ही कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। डीएनए यहां भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए उपस्थित होता है और इसके अंदर जो बेस पेयर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 120 से लेकर के 160 किलो बेस पेयर। यहां इस रेंज का होता है, 120 से लेकर के 160 किलो बेस पेयर यहां पर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की बात करें अगर हम उच्च पादपों में और शैवालों में, उच्च पादपों में और शैवालों में, तो यहां पर उच्च पादपों के अंदर और शैवालों के अंदर एक डीएनए का जो एटम होता है वो ही कंप्लीट जीनोम का निर्माण कर लेता है, पूरे जीनोम का निर्माण कर लेता है। लेकिन भूरे शैवालों के अंदर एक से अधिक जो डीएनए के एटम होते हैं वो यहां पर जीनोम का निर्माण करते हैं। यहां एक से ना होकर के एक से अधिक अणुओं के द्वारा कंप्लीट जीनोम का निर्माण किया जाता है, जबकि उच्च पादपों में और भूरे शैवालों में यहां एक ही एटम के द्वारा, एक ही डीएनए अणु के द्वारा कंप्लीट जीनोम का निर्माण हो जाता है। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये डीएनए होता है यहां भी वृत्ताकार, जो लगभग 40 माइक्रोन व्यास का होता है। 40 माइक्रोन व्यास का यहां पर ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में, एक क्लोरोप्लास्ट में अगर हम यहां बात करें एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो यहां 10 से लेकर के 100 क्लोरोप्लास्ट डीएनए उपस्थित होते हैं। 10 से लेकर के 100 क्लोरोप्लास्ट डीएनए उपस्थित होते हैं और ये 5 या 6 स्थानों पर उपस्थित होते हैं। पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में 5 से 6 ऐसे स्थान होते हैं जहां पर
जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है वो उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विशिष्ट गुणसूत्र। जब हम गुणसूत्रों की बात करते हैं तो हमने जो अब तक गुणसूत्रों की स्टडी की थी वो थे जो सामान्य तौर पर गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो सभी के अंदर पाए जाते हैं। जो सभी में पाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, सामान्य। और जो सभी में नहीं पा करके कुछ डिफरेंट पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, असामान्य या विशिष्ट गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर ये आकार, आकृति और संख्या में क्या होते हैं, अलग। और इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं हम, विशिष्ट गुणसूत्र कह रहे हैं। ये औरों से डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर अगर हम विशिष्ट गुणसूत्रों की बात करें तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए क्रोमोसोम। ये कैसे होते हैं, नॉर्मल। जो हमने अब तक स्टडी की है वो किस में आते हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर। ये नॉर्मल होते हैं, जो सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा आगे जो भी हम क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे वो कैसे होंगे, विशिष्ट प्रकार के। नेक्स्ट बात करते हैं बी क्रोमोसोम। बी क्रोमोसोम, यहां पर जो ए क्रोमोसोम उपस्थित हैं, जो ए क्रोमोसोम उपस्थित हैं, प्लस उपस्थित हैं, तो यहां इनके अलावा सेल में अन्य क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। इसका मतलब कोशिका के अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बी क्रोमोसोम में जो सेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इन क्रोमोसोम से और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम के अलावा यहाँ और उच्च सेट पाए जाते हैं, अधिक सेट पाए जाते हैं, जिन्हें हम सुपर नंबरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे जियामीज के अंदर फॉर एग्जांपल देखें, जियामीज मक्का, क्योंकि सबसे पहले विल्सन ने इनकी खोज की। अगर हम बात करें तो इनकी जो खोज की थी वो की थी विल्सन ने। और विल्सन ने किस में की थी खोज, इसकी मक्का के अंदर की थी। तो इसको सबसे पहले मक्का में देखा था। इसके अलावा सोरघम, और भी एग्जाम्पल हैं जहां पर ये पाए जाते हैं, एविना, सोरघम। तो ये बी क्रोमोसोम जो होते हैं वो ए क्रोमोसोम के साथ ही उपस्थित होते हैं कोशिका के अंदर। अगर हम ए क्रोमोसोम की विशेषता, सॉरी बी क्रोमोसोम की हम विशेषताएं देखें तो ये ए क्रोमोसोम से कुछ अलग मिलती हैं। पहली बात तो ये ए क्रोमोसोम से छोटे होते हैं।
जो ए क्रोमोसोम होते हैं साइज में कैसे होते हैं, छोटे। ये साइज में बड़े होते हैं और ये साइज में छोटे होते हैं और ना ही इनसे समानता रखते हैं। आकार आकृति में किसी भी प्रकार से ये क्रोमोसोम से ये समानता नहीं रखते। सेकंड, अगर बी क्रोमोसोम की बात करें तो इन बी क्रोमोसोम का जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है, इस हेटेरोक्रोमेटिन का पैटर्न अलग होता है। किससे तुलना किससे कर रहे हैं हम, एक क्रोमोसोम से। जो एक क्रोमोसोम में, जो नॉर्मल क्रोमोसोम में हेटेरोक्रोमेटिन का पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न से यहाँ हेटेरोक्रोमेटिन का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। इससे कहीं भी ये मैच नहीं करता है। इसलिए इसको भी हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये बी क्रोमोसोम है या फिर ए क्रोमोसोम है। अपने हेटेरोक्रोमेटिन पैटर्न से भी इनको पहचाना जा सकता है। इसके अलावा ये एक्रियाशील होते हैं, यहां केंद्रिका नहीं होती, यहां क्रोमोसोम्स के अंदर यहां पर केंद्रिका नहीं होती, अक्रियाशील होते हैं। और यहां जो मेंडल का रूल है, मेंडल नियम को फॉलो नहीं करते। क्योंकि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, ये उन तीनों नियमों में से किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। बी क्रोमोसोम की अगर हम उपस्थिति देखें तो जैसे हम मक्का के अंदर देख रहे हैं, तो क्या सभी मक्का की जितनी भी मक्का एक जाति है, क्या सभी मक्का के अंदर पाई जाती है? तो एक जाति के सभी सदस्यों में, एक जाति के सभी सदस्यों में और एक पर्सनल, एक सदस्य की सभी सेल में बी क्रोमोसोम उपस्थित नहीं होते। अगर हम मक्का की बात करें, जिया मेज की बात करें, सोरगम की बात करें, तो जरूरी नहीं है कि सभी सोरगम के अंदर, सभी जिया मेज के अंदर बी क्रोमोसोम उपस्थित हों, या फिर पर्सनल जिस प्लांट में पाए जा रहे हैं उस प्लांट की सभी सेल के अंदर प्रेजेंट हों, ऐसी भी कोई जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर इनकी उपस्थिति सभी सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती, एक प्लांट के अंदर, और एक जाति की तो बात ही छोड़ो यहाँ पर। तो ये पर्सनल किसी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और जिस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं वो वहीं पर फिनिश हो जाते हैं। इनका संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होता है। ये भी फिक्स होता है कि ये संचरणशील नहीं होते, क्योंकि अक्रियाशील होते हैं, केंद्रिका यहाँ नहीं होती, मेंडल के नियमों को ये फॉलो नहीं करते हैं, नॉन मेंडेलियम होते हैं। तो इनकी वजह से ये एक क्रोमोसोम से बी क्रोमोसोम जो होते हैं बिल्कुल कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस बी क्रोमोसोम का प्रभाव क्या होता है? अगर किसी प्लांट में बी क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो वो बी क्रोमोसोम अपना क्या इफेक्ट दिखाएंगे? जिस प्लांट के अंदर बी क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं उस प्लांट में संकरोज नहीं होगा, संकरोज नहीं होगा, उर्वरता नहीं होगी, संकरोज घट जाता है, यहाँ पर उर्वरता घट जाती है। यहाँ जो पुंकेसर हैं,
ये कैसे हो जाएंगे, स्टेराइल, बंद है। फर्टिलिटी कम हो जाती है क्योंकि पुंकेसर कैसे हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर जो पुष्पन की प्रक्रिया है वो कैसी होगी, देरी से। पुष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो भी कैसी होती है, देरी से होती है। नॉर्मल जो होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं होती। तो इसका मतलब अगर किसी प्लांट में जिनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे अभी आपको बताए थे मैंने, मक्का के अंदर इसकी खोज की गई थी, तो वहां पर अगर बी क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो पादप के जो आकार प्रकार है उसको देखकर भी हम बता सकते हैं कि वहां पर उनकी संकरोज खत्म होगी, फर्टिलिटी खत्म होगी, वहां पर पुंकेसर स्टेराइल होंगे। तो इसका मतलब पैदावार क्या होगी, ऑलमोस्ट घट जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एम क्रोमोसोम। एम क्रोमोसोम, जो एम क्रोमोसोम पाए जाते हैं ये एम क्रोमोसोम अत्यंत सूक्ष्म आकार के पाए जाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म आकार के, और लगभग 0.5 माइक्रोन के या इससे भी छोटे, लगभग 0.5 माइक्रोन के पाए जाते हैं और कभी कभी इससे भी छोटे पाए जाते हैं। यहां पर जो एम क्रोमोसोम पाए जाते हैं ये एम क्रोमोसोम ब्रायोफाइटा के मेंबर्स में देखे गए। जो ब्रायोफाइट्स पादप होते हैं इन ब्रायोफाइट के मेंबर्स के अंदर इनको देखा गया, सदस्यों के अंदर इन्हें देखा गया। स्फेग्नम है फॉर एग्जांपल, स्फेग्नम, स्फेग्नम में जो यहाँ पर इन एम क्रोमोसोम को देखा गया था, तो यहाँ पर इन एम क्रोमोसोम को दो रूप में देखा गया था। एक तो इनको मियोसिस के, जब मियोसिस होती है, जब मियोसिस होती है तब ये नजर आते हैं, केवल मियोसिस के दौरान। तो यहाँ इस मियोसिस में जब स्फेग्नम प्लांट में ब्रायोफाइट में इनकी स्टडी की गई तो यहाँ पर दो कंडीशन पाए गए। एक तो बाइवैलेंट, इस प्रकार से यहाँ पर जैसे एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम के साथ में दूसरा, इस बाइवैलेंट कंडीशन में पाए गए। तो यहाँ स्फेग्नम में 19 जो क्रोमोसोम होते हैं ये 19 क्रोमोसोम कैसे बाइवैलेंट रूप में पाए जाते हैं। और स्फेग्नम एक मोस है, ब्रायोफाइट के अंदर आती है, मोस है। तो यहाँ पर जो बाइवैलेंट पाए जाते हैं वो मेगा क्रोमोसोम प्रकार के होते हैं, बहुत आकार में छोटे होते हैं और यहाँ पर एक दूसरे के पास में क्लोजली ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेगा क्रोमोसोम। मेगा क्रोमोसोम, यहाँ पर जो मेगा क्रोमोसोम है इन मेगा क्रोमोसोम को तंबाकू के संकर में देखा। तंबाकू का जो हाइब्रिड था, हाइब्रिड को क्या बोलते हैं, संकर। तो यहाँ पर तंबाकू के संकर में देखा था। जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं इन नॉर्मल
क्रोमोसोम से लगभग 15 गुना बड़े होते हैं, 15 गुना बड़े होते हैं। तो इनको हम जाइंट भी तो कह सकते हैं, जाइंट क्रोमोसोम। पर इनको जाइंट क्रोमोसोम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि यहां पर एक से अधिक तंतु होते हैं, तंतु उपस्थित होते हैं। मतलब यहां जो एक्सिस होगी, यहां जाइंट क्रोमोसोम में जो मेन एक्सिस होती है, ये मेन एक्सिस एक होती है, और यहां पर कोई मेन एक्सिस नहीं होती। यहाँ एक से अधिक एक्सिस, अक्ष होती हैं, एक से अधिक तंतु होते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? मेगा क्रोमोसोम, ना कि जाइंट क्रोमोसोम। यहाँ पर कई जुड़ जाते हैं, खुद ही होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है, वो बहुत अधिक मात्रा में फैल करके जुड़ जाता है, पूरा की पूरा कंबाइंड होता है। और सामान्य तौर पर एक सेल में एक ही मेगा क्रोमोसोम उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि एक सेल में कई उपस्थित होंगे, एक सेल में केवल एक ही मेगा क्रोमोसोम उपस्थित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लैम-ब्रुस गुणसूत्र। लैम-ब्रुस गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, जो वर्टिब्रेट पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट की oocyte के अंदर पाए जाते हैं। और इनकी खोज की अगर हम बात करें तो लैम-ब्रुस गुणसूत्र की जो खोज की थी वो रुकर्ट ने की थी। खोज रुकर्ट। और पाए कहां जाते हैं? वर्टिब्रेट की oocyte में। जो कहां उपस्थित होते हैं? वर्टिब्रेट का जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। और मिलते कहां पे हैं? ये oocyte के अंदर। तो यहां इन लैम-ब्रुस गुणसूत्र को हम लैम-ब्रुस गुणसूत्र क्यों कह रहे हैं? इनकी जो मेन एक्सिस होती है, इस मेन एक्सिस में इस प्रकार से लूप निकले हुए होते हैं, पूरी की पूरी मेन एक्सिस में। जो हमको किस प्रकार के दिखाई देते हैं? ब्रुश के समान। जो बॉटल ब्रुश आती है, बॉटल साफ करने वाली जो ब्रुश आती है, उसके समान हमको ये दिखाई देती है, इसीलिए हम इसको क्या करें? लैंप ब्रुश। यहां पर जो मेन एक्सिस होती है इसकी, ये मेन एक्सिस डीएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ये लूप क्या होते हैं? क्रोमैटिन। क्योंकि गुणसूत्र के अंदर हमने जब गुणसूत्रों को पढ़ा था, तो जो क्रोमैटिन थे, क्रोमैटिन जल को त्याग करके क्या बने थे? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो इन क्रोमोसोम में से जो कुछ क्रोमैटिन होती हैं, वो क्रोमैटिन बाहर की ओर निकल जाती हैं, और ये क्रोमैटिन लूप के रूप में उपस्थित होती हैं। और इन्हीं की वजह से जो गुणसूत्र है वो कैसा होता है? फैला हुआ, आकार में बड़ा होता है और ब्रुश के समान हमें दिखाई देता है। अब इनके चारों तरफ जो ये हैं पूरे, इनके चारों तरफ से इनको कवर करे हुए क्या उपस्थित होती है? मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स जो होती है, ये आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। मेन एक्सिस डीएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है, और इसको चारों तरफ कवर किए हुए जो मैट्रिक्स पाई जाती है, वो आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। यहां जो लूप के साइड के स्थल होते हैं, ये जो स्थल हैं,
ये स्थल आरएनए, प्रोटीन और यौगिक, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं और यौगिक के निर्माण का कार्य करते हैं। क्योंकि लैम्ब्रुस गुणसूत्र जो oocyte में पाए जा रहे हैं, oocyte के अंदर यौगिक की मात्रा को बढ़ाने के लिए पाए जाते हैं, यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए पाए जाते हैं। इसीलिए इनका यहाँ पर रूपांतरण होता है, इसीलिए यहाँ पर ये पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, जो ये लूप हैं, इन लूपों के जो ये स्थान हैं, इन स्थानों पर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है और यहीं पर यौगिक का संश्लेषण या यौगिक का निर्माण होता है। ये जो क्रोमेटिन पार्ट है, ये क्रोमेटिन पार्ट मेन एक्सिस से जुड़ा हुआ पाया जाता है। जो डीएनए और प्रोटीन की मेन एक्सिस बनी हुई है, इस मेन एक्सिस से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसका जो व्यास होता है मेन एक्सिस का जो व्यास होता है वो 3 से 50 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसका जो व्यास पाया जाता है वो 3 से 50 एंगस्ट्रॉम का पाया जाता है। यहाँ लूप के जो आधार होते हैं ये गहरे रंग के होते हैं और इन्हीं से पता चलता है कि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के स्थल कौन से, ये गहरे रंग के दिखाई देते हैं और क्रोमेटिन जो होता है वो हल्के रंग का दिखाई देता है। और वैसे भी क्रोमेटिन सिंगल होते हैं और यहाँ पर क्रोमेटिन वैसे भी कुंडलित होकर के स्वतः ही वो गहरे रंग के दिखाई देंगे और यही इनके स्थल होते हैं, संश्लेषण के स्थल होते हैं। अब यहाँ पर ये दिखाई कब देते हैं, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो हमको ये लूप दिखाई दे रहे हैं, ये लूप कब दिखाई अधिक देंगे और कब ये दिखाई नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स, जब मियोसिस होती है, मियोसिस जब होती है, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन में, मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन में जो लूप पाए जाते हैं, जो लूप उपस्थित होते हैं, ये सर्वाधिक होते हैं, सर्वाधिक व बड़े होते हैं। तो इसका मतलब यहां संश्लेषण की अगर हम बात करें तो इस जगह सर्वाधिक संश्लेषण हो रहा है, किसका, यौगिक का भी, आरएनए का भी और प्रोटीन का। तो प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन में सर्वाधिक होते हैं। इसके बाद में जब यहाँ पर मेटाफेज आती है, इन अवस्थाओं को करते करते जब यहाँ मेटाफेज आती है, तो मेटाफेज के आते आते जो ये लूप होते हैं, ये लूप क्या हो जाते हैं, अपघटित, लूप अपघटित हो जाते हैं और इनके अपघटित होने पर लूप क्या हो जाएंगे, अदृश्य। कारण क्या है कि जब यहां पर संश्लेषण हो जाएगा, जैसे इस लूप के पास में संश्लेषण हो गया, तो संश्लेषण होने के बाद में स्वतः ही लूप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। संश्लेषण हुआ और संश्लेषण होने के बाद में स्वतः ही लूप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मेटाफेज के आते आते यहाँ जो संश्लेषण की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर लूप स्वतः ही अपघटित होकर के अदृश्य हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलीटीन क्रोमोसोम की, तो देखते हैं नेक्स्ट।